सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर जीपी कॉन्सेप्ट। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रह गया था अधूरा हमारे पिछले लेक्चर में। हम बात कर चुके थे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर। और हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सेल कंडीशन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन कर लिया था। अब हमारा पर्पस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन कोएक्सियल कंडीशन. So you know what I mean by coaxial condition? We already have discussed about what is electric dipole moment, and now we are going to discuss about कोएक्सियल कंडीशन में रखे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन। हिंदी मीडियम के छात्रों, प्रश्न सुन लीजिए एक बार। इस बार निरक्षीय स्थिति में, विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो उससे पहले कि मैं व्यंजक शुरू करूं, आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन माय चैनल and subscribe my channel, like my videos, and follow all my videos if you ever want to score best in your physics 2022 क्वेश्चन पेपर। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है हमारा कोएक्सियल कंडीशन। कोएक्सियल कंडीशन में किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोई एक्सेल कंडीशन होता है क्या है। उससे भी पहले हमें चाहिए डाइपोल। जब बात डाइपोल की हो रही है तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? डाइपोल। तो सबसे पहले डाइपोल ले लेते हैं। और ये ले लिया हमने एक डाइपोल। ये डाइपोल, दो पोल, एक प्लस एक माइनस, प्लस और माइनस। इन दोनों के बीच दूरी कितनी? ये हमारे डाइपोल का केंद्र हो गया, एल दूरी। और यहां से भी एल दूरी। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। अब ये तो हो गई अक्षीय रेखा जो ऐसे इसको काट के जाती थी। निरक्षीय रेखा से क्या तात्पर्य है हमारा? तो स्टूडेंट्स, निरक्षीय रेखा से हमारा तात्पर्य है किसी द्विध्रुव के केंद्र को लंबवत काटने वाली रेखा। किसी द्विध्रुव के केंद्र को लंबवत काटने वाली रेखा को हम कहेंगे निरक्षीय रेखा। और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति का व्यंजक। So इंग्लिश में अगर हम कहें what we mean by coaxial condition, so first we need to define what is coaxial line. So the line which is passing through the center of dipole and also perpendicular to the axis of dipole is called coaxial line. And if an observation point is taken on this line, it is called coaxial condition. That is the definition. और डाइपोल का कोई भी क्वेश्चन हमें कंसीडर कर लेना चाहिए। सबसे पहले कंसीडर सेम कंसीडरेशन, कंसीडर टू चार्जेस, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विच आर केप्ट एट 2l डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब आगे कंसीडरेशन, हमें ये कोएक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ है, ये है वो पी पॉइंट। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे हम। जब भी हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, हम उस पॉइंट पर क्या रख देते हैं? क्यू नॉट। ट्रेडिशनल मेथड हमारा। अब देखिए, इस पी पर इस प्लस क्यू के कारण बल लगेगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ये E1। ठीक उसी प्रकार से ये माइनस क्यू इस पी को आकर्षित करेगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ये E2 वेक्टर। अब गौर कीजिए, 11वीं फिजिक्स का ज्ञान प्रयोग कीजिए कि जब भी आपका कोई सदिश ऐसा हो, ऐसा कैसा, यानी कि टू डायमेंशनल हो। देखिए, ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। तब हम इस सदिश को दो भागों में तोड़ सकते हैं। इसे हम कहते हैं वेक्टर रिसोल्यूशन। When the vector is directing along both horizontal and vertical axis, then it can be resolved into two components as we have studied in previous class. तो आप इस वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा a cos थीटा और इसी वेक्टर का ये वाला पार्ट हो जाएगा a sin थीटा। ये बेसिक्स हम वेक्टर रिसोल्यूशन का क्लास 11th से जानते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसी बेसिक्स को यूज कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा E1, यानी कि ये E1
और ये E1 को हम तोड़ देंगे दो भागों में, ये इधर वाला हो जाएगा ऊर्ध्वाधर E1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा क्षैतिज E1 कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार से ये नीचे वाला E2 इसको भी दो भाग में तोड़ देंगे, एक ये और एक ये वाला हो जाएगा E2 कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा E2 साइन थीटा। इन्हें आप यहाँ दिखा दीजिए इस चित्र में। तो ये E1 का एक भाग तो ये हो गया E1 साइन थीटा, और ये हो गया दूसरा भाग E1 कॉस थीटा, ये यहाँ पर थीटा, और इस E2 का एक भाग तो यहाँ दिखा देते हैं हम E2 साइन थीटा, और दूसरा भाग ये थीटा कोण, और यहाँ हो जाएगा E2 कॉस थीटा। ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। ये डायग्राम कंप्लीट है। इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये चित्र ही है। अगर ये चित्र आपने क्लियरली बना लिया तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। एक बार और वीडियो को रिवाइज करके देखिए, अगर ये चित्र नहीं समझ में आया है तो मेरे साथ इस चित्र को बनाइएगा। चित्र काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस डायग्राम यू कांट परफॉर्म दिस डेरिवेशन। अब देखिए पर्पस इस पी पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं जो मेथड यूज करने वाला हूँ थोड़ा बुक मेथड से डिफरेंट है, लेकिन एक ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन ये काफी अप्रोप्रिएट होगा हमारे लिए करना। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हमेशा की तरह हम सबसे पहले इस प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, फिर इस माइनस क्यू के कारण उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसका क्या करेंगे आगे देखिए, पहले ये कर लेते हैं जो हम जान चुके हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट प्लस क्यू बटा, कहाँ है प्लस क्यू, ये यानी कि ए पी का होल स्क्वायर। अब ये एपी होल स्क्वायर का मान चाहिए मुझे। तो त्रिभुज दिख रहा है मुझे चित्र में, फ्रॉम फिगर। चित्र में मैंने ले लिया ट्राइंगल ए पी ओ, और इसमें लगा दूंगा मैं पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, मैथमेटिक्स। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। एपी स्क्वायर हमें चाहिए, तो ए पी का वर्ग बराबर ओ से पी का मान। देखिए ओ से पी का मान हमने नहीं माना है, ओ से पी का मान होता है आर। पिछले व्यंजक में भी हमने ओ से पी का डिस्टेंस कितना माना था, आर। यानी कि द्विध्रुव के केंद्र से जब भी हम किसी पी बिंदु की बात करें तो उस दूरी को हम हमेशा आर ही मानेंगे हमारे व्यंजकों में। तो ये हो जाएगा ओपी से आर का वर्ग प्लस ये हो जाएगा एल का वर्ग, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मान सीधा आप यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा इक्वेशन E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसे आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम करते हैं इसका भाग 2। E2 निकालना है हमें। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालते हैं। फॉर्मूला वही E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम फॉर्मूला। इस बार माइनस क्यू बटा एपी की जगह हो जाएगा बी से पी का होल स्क्वायर, तो बी पी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। फिर से चित्र पे जाते हैं, जाने की जरूरत है क्या, नहीं है, थोड़ा लिखेंगे। चित्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, इट इज क्लियर। क्या क्लियर है कि ए से पी बराबर है
बी से पी के, देखिए ए से पी, बी से पी बराबर, यानी कि जो एपी स्क्वायर का मान आया था ये कहाँ चला गया, ये यही बीपी स्क्वायर का मान है, तो सेम हम रख देंगे। अतः therefore माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल, इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया हमारा E2 का वैल्यू। अब हमारे पास E1 का वैल्यू है, हमारे पास E2 का वैल्यू है, हमें चाहिए E का वैल्यू। देखिए टोटल E कैसे इसमें मैं निकालने वाला हूं, बड़ा गौर से देखिए। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पूरे डाइपोल की वजह से, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल हो जाएगी E बराबर, जितने भी कंपोनेंट्स इसमें हैं E के, मैं सबको जोड़ने वाला हूं, अर्थात E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा। आप सोच रहे हो मैं जोड़ रहा था तो यहां माइनस लगा दिया मैंने, तो फिर यहां क्यों नहीं लगाया, गौर कीजिए। E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों इसी डायरेक्शन में, जबकि आपका E1 sin थीटा ऊपर और E2 sin थीटा नीचे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट को तो हमने दिखा दिया, एक को प्लस एक को माइनस, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे इसलिए दोनों को हमने प्लस प्लस से दिखाया। समझ गए होंगे आप कॉन्सेप्ट। अब देखिए, चूंकि चूंकि ए से पी बराबर है बी से पी के, इसलिए E1 भी तो बराबर होगा E2 के। अगर ये बिंदु इससे और ये बिंदु इससे बराबर दूरी पर है, तो इस बिंदु का इस पर जितना प्रभाव होगा, जितना इफेक्ट होगा, इस पॉइंट का भी उस पर उतना इफेक्ट होगा। यानी कि ये पी पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा, ये भी पी पॉइंट पर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा। तो ये हो जाएगा E1 बराबर E2। हम इस पूरी इक्वेशन में या तो सारे E1 की जगह E2 रख सकते हैं, या सारे E2 की जगह E1 रख सकते हैं, लेकिन मैं करूंगा इस डेरिवेशन में सारे E2 की जगह E1। क्यों? देखो E2 का मान माइनस है, फिर एक माइनस आएगा, आप इसे मोड़ में रख के बाहर निकालेंगे, इतना कंफ्यूजन क्यों करना, हम सीधे क्या करते हैं, सारे E2 की जगह E1 कर देते हैं, और ये पूरा इक्वेशन हमें E1 जैसा दिखने लगेगा, प्लस का E1 साइन थीटा माइनस E1 साइन थीटा, ये कट गया और बचेगा 2E1 cos थीटा। अब इस समीकरण में इसे मैं इक्वेशन 3 कह देता हूं। मैं कुछ नहीं मुझे करना है, E1 का मान मेरे पास पहले से है ये इक्वेशन 1 में, मुझे सिर्फ ये cos थीटा का मान चाहिए। तो मैं इस cos थीटा का मान फ्रॉम फिगर निकाल लेता हूं, चित्र से। तो चित्र से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोई भी त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले, चलिए ए पी ओ, ये वाला ही ले लेते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कहाँ चला गया, ये ओ से ए, तो cos थीटा बराबर एल अपॉन हाइपोटेनियस ए से पी। तो देखिए हमने मान निकाला है यहाँ पर, ये एपी स्क्वायर का मान इतना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो सिर्फ एपी का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा, रूट लग जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया हमारा cos थीटा का मान, और हमारे पास E1 का मान पहले से है। तो बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड E1 इन इक्वेशन 3, रख दीजिए मान E बराबर 2 मल्टीप्लाइड E1 का मान, क्या E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, गुणित cos थीटा का मान L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में है, रूट का मतलब कितनी पावर, देखिए रूट में x मतलब x की पावर 1/2, ये ज्ञान प्रयोग करने वाला हूं मैं यहाँ पर, तो ये हो गया यहाँ पर 1/2। अब हम जो करने वाले हैं वो केवल गणित है, 2 और Q और L मिलकर तो
मेरा दिव्य ज्ञान कहाँ चला गया, ये रहा, P बराबर 2QL। पिछले लेक्चर का दिव्य ज्ञान जो प्राप्त किया था, विद्युत विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू 2QL, वो लगा देंगे। तो इस 2QL की जगह तो P हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन, अब नीचे देखिए क्या हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। जब वेरिएबल सेम हो, एक्स है और एक और एक्स की पावर 2 है, तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। ऐसा होता है, गणित जानते हैं आप, तो यहां भी कुछ ऐसा है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हो जाएगी इधर 1 और इधर 1/2, तो एक और आधा देर, यानी कि 3/2। ये हो गया हमारा काम। अब इस समीकरण में आपको केवल एक ज्ञान लगाना है, इस समीकरण में आपको केवल एक ज्ञान लगाना है। क्या करना है आपको, फाइनली इसका आखिरी भाग में यहां दे देता हूं आपको। देखिए, इफ एल इज बहुत 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 छोटा देन आर, देन पिछली बार की तरह एल स्क्वायर को आप क्या कर देंगे, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड कर देंगे आप एल स्क्वायर को क्या, नेग्लेक्टेड। तो ये जो समीकरण है आपकी, इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इस समीकरण को, 1/4πε0 P बटा आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर तो 0 हो गया, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल। फाइनली ये बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन कोएक्सियल कंडीशन का फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक भी हम फाइनली कवर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब तक हम देख चुके हैं चार्ज, कूलम्ब्स इनवर्स का लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल एंड कोएक्सियल, डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट, और फेमस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस भी हम कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखने पर लगने वाला टॉर्क और वर्क डन, ये हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मजा आ रहा होगा। माय ओनली पर्पस इसके फिजिक्स के ये डेरिवेशंस जो समझने में आपके लिए थोड़े मुश्किल होते हैं, उन्हें मैं इजीएस्ट वे में आपके सामने परफॉर्म कर सकूं, इजीएस्ट वे में आपके सामने रख सकूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इन्हें और इजी करना चाहिए तो बिल्कुल कमेंट में बताइए, हम इन्हें और इजी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट कीजिए, आई विल सॉल्व, आई विल आंसर each and every question you are expecting to me. So students, इसी के साथ I am expecting all of you to again like all my videos, share them as much as possible, फैला दीजिए वीडियोस को, क्योंकि इन वीडियोस की जरूरत एमपी बोर्ड के उन सारे स्टूडेंट्स को है जो फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिए, इन वीडियोस को उन तक पहुंचाइए, सो दैट ऑल कैन स्कोर बेस्ट। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग नए टॉपिक्स के साथ। हम ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए स्पेशली से चला रहे हैं। सो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। गुड इवनिंग, थैंक्स एवरीवन।